तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की। अगर किसी कारणवश आपका चैप्टर नंबर 9 अगर अच्छे से तैयार नहीं है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन सारे क्वेश्चंस को भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, क्योंकि हमारे पास अब उतना वक्त नहीं रह गया है दोस्तों। हम लोग का बोर्ड एग्जाम को लगभग 1.5 महीने बचे हुए हैं, इसलिए इस वीडियो में एक ही वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको मदद कर सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं। तो बिना देर किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की कि चैप्टर नंबर 9 को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसमें ये लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। दूसरी बात, इसमें इस चैप्टर में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे। वहां पे चित्र बना के नहीं दिया होगा, उसे चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको कुछ बातों को जानना पड़ेगा जो वहां पे यूज करेगा। जैसे शीर्ष बिंदु का प्रयोग करेगा, तो शीर्ष का मतलब ऊपर वाले बिंदु को कहते हैं, और पाद बिंदु का यूज करेगा, तो पाद बिंदु का अर्थ होता है नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, जो सीधी वाली लाइन है, इसको बुक में ऊर्ध्वाधर बोला जाएगा। सीधी वाली लाइन को क्या बोला जाएगा? ऊर्ध्वाधर। ऐसे बोल देगा कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे नीचे सीधा सीधा, जैसे हमारा जमीन हो गया तो ये क्षैतिज तल हो गया। क्षैतिज का मतलब ऐसे, जब बुक में क्षैतिज का प्रयोग करेगा तो क्षैतिज का मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। अब आती है बारी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का क्या अर्थ है। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पर्वत है, ये पहाड़ है, ठीक ना, एक पर्वत है दोस्तों, एक पहाड़ है। इस पहाड़ को एक बंदा नीचे से इस पहाड़ की इसको चोटी को देखता है, चोटी का मतलब शीर्ष को। तो अगर कोई नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो बनने वाला जो एंगल होगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो बनने वाला कोण क्या होगा दोस्तों? उन्नयन कोण होगा। और अगर कोई बंदा, जैसे मान लीजिए आपका कोई जमीन है इस तरह से, और यहाँ पे एक इस तरह से लाइट हाउस है, यहाँ पे बंदा एक खड़ा हुआ है, या एक कह लीजिए एक मकान है, एक भवन है, भवन के ऊपर से नीचे को देख रहा है। ऐसे ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, वो नीचे देख रहा है ऐसे। तो जब अगर वो नीचे देख रहा है तो यहाँ इसके सीधे में ले लीजिए ऐसे, और ये नीचे इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसे अवनमन कोण कहेंगे। सीधे सीधे बात है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ ऊपर से, अगर मैं ऐसे, मान लो मेरा ऐसे अभी मुंडी सीधा है ऐसे, अगर मैं ऐसे, ये हो गया सीधा। अगर मैं ऐसे नीचे देख रहा हूं तो ये सीधा वाला पॉइंट हो गया, और ये नीचे देखने की वजह से जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। और अगर मैं ऐसे हूं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हूं, तो नीचे से अगर ऊपर देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण है। इतनी बात आपको समझ में, उम्मीद करता हूं दोस्तों, आ गया होगा। एक और खास बात आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले, इसमें साइन थीटा और टेन थीटा का बहुत प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से सवाल दे दिया, कह दिया कि 10-20 मीटर ये है, कह रहा हाइट बताइए, यहाँ 60 डिग्री है। तो इसमें देखिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब और आधार किस में मिलेगा? टेन थीटा में मिलेगा। तो इस तरह से टेन थीटा का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे मैंने ऐसे लिखा कि मान लीजिए एक बंदा पतंग उड़ा रहा है, इस तरह से रस्सी को ढीला, ये हो गया, हाँ। अब पतंग उड़ रहा है मान लीजिए 20 मीटर ऊंचाई तक, तो बताइए रस्सी कितना ढीला, तो एक्स हो गया। तो इस बार लंब यूज हुआ है और कर्ण यूज हुआ, तो साइन थीटा का प्रयोग हो जाएगा लंब बटे कर्ण में। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं बिना देर किए अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि क्वेश्चंस जैसे ही रहेगा उसके हिसाब से हम लोग करते जाएंगे, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखें वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि क्या है? भूमि यानी एक जमीन, इस तरह से आपका एक तल हो गया, भूमि हो गया। भूमि के किसी बिंदु से, ध्यान से सुनिए, भूमि के एक बिंदु से, मान लेते कोई एक बिंदु हो गया ये, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी है? एक मीनार, मीनार क्या होता है? सीधा खड़ा रहता है, तो मान लेते हैं ये मीनार हो गया। अब बताइए इस प्रश्न में पाद बिंदु का यूज किया है कि नहीं? देख सकते हैं यहाँ पे। तो पाद बिंदु का अर्थ क्या होता है बच्चों? नीचे वाला पॉइंट। बताया था ना अभी मैंने, पाद बिंदु का अर्थ होता है नीचे वाला पॉइंट। तो पाद बिंदु से कितनी दूरी पे? भूमि के तल से, देखिए लिखा है ना, भूमि के एक बिंदु से, ये हो गया भूमि के कोई एक बिंदु, और एक हो गया पाद बिंदु। इन दोनों के बीच कितनी दूरी है? 30 मीटर दूरी पर है, ठीक ना। कितना? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना? 30 मीटर की दूरी पे है। ये हो गया 30 मीटर की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई दोस्तों? 30 मीटर हो गई। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर, शिखर का मतलब क्या होता है? यही शीर्ष। अब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण किस पे? जिस बिंदु पे यह है, तो उन्नयन कोण बताइए, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला? तो नीचे वाला होगा, जैसे बताया ना। यानी इस पॉइंट से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है।
तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी यच। अब बाकी जो एक्स्ट्रा वाली लाइन है उसे हटा देते हैं, ठीक ना। यानी यच पूछ रहा है हाइट, तो देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने स्टूडेंट। ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। कर्ण लंब आधार में किस चीज का जिक्र हुआ है, तो आप कहेंगे इस प्रश्न में लंब का प्रयोग किया गया है ऊंचाई के तौर पे, आधार का प्रयोग किया गया है दूरी के तौर पे। कर्ण का क्या जिक्र हुआ है कहीं नहीं, तो लंब और आधार किस में मिलेगा, टेन थीटा में। इसका मतलब हम कौन सा प्रयोग करेंगे, फार्मूला टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपके पास यच, आधार कौन है 30, थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री, तो थीटा हटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30 डिग्री आ जाएगा। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 यच बटा 30। अगर इस तरह से वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैंने इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया है दोस्तों, उसे जाके जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 यहां से हटा के इधर ले आइए, तो 30 का जब यहां गुणा करेंगे ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 30 एक कम 30 हो जाएगा, यहां पे कर देता हूं मैं 30 एक कम 30 हो जाएगा। फिर √3 का यच की तरफ गुणा हो जाएगा, तो √3 का यच की तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यच इंटू √3। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर है दोस्तों, लेकिन हमें निकालना यच का वैल्यू है, तो √3 फिर से नीचे आ जाएगा, या उधर ले जाने की कोई जरूरत भी नहीं है, नहीं ले जाते हैं, नीचे ही रहने देते हैं, तो √3 नीचे रहेगा, क्योंकि बस 30 को इधर ले जाएंगे तो यच अकेला हो जाएगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, बहुत लोग को अभी मैं कहूंगा कि इसका परिमेयकरण कर दीजिए, तो यहीं पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमेयकरण हमें कैसे पता होगा कि कब करें और कब नहीं, और टीचर भी बताना भूल जाते हैं कि परिमेयकरण यानी रेशनलाइज कब करना है और कब नहीं। मैं आपको सिखाता हूं कब रेशनलाइज करना है। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा 3/√2, क्या 2 3 को काट देगा, कैंसिल होगा? 2 के पहाड़े में क्या 3 आता है, या 3 के पहाड़े में 2 आता है? नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ रेशनलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, पैसे 4 होता और नीचे में √2 होता, तो 2 4 को काट सकता है, इसलिए यहाँ परिमेयकरण आप कर सकते हो ऐसे √2 तो 4√2 आ जाएगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2 काट देगा, कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? उसी तरह यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कैसे पता चला कि यहाँ परिमेयकरण करना है या नहीं। ये 3 है, क्या 3 के पहाड़े में 30 आता है? आता है, कट जाएगा, इसका मतलब परिमेयकरण कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 30 बटा √3, गुणा में लगा दीजिए √3 बटा √3 इंटू आ गया यच। अब आ जाएगा 30 √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा और आ गया ये यच। 3 को 30 से काट सकते हैं, 3 दहान 30, तो आंसर आ जाएगा 10√3 बराबर यच। यानी आंसर आपका लिख देंगे, अतः जो ऊंचाई है मीनार की वो कितनी है बच्चों, 10√3 मीटर है। बताइए समझ आया कि नहीं? देखा, मैंने बोला ना कि सवाल करने से पहले, प्रश्न का जवाब देने से पहले आपको हर शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ बोला कि भूमि के एक बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, ये सब का मतलब पता होगा, ठीक है। शिखर का मतलब पता होगा, उन्नयन का मतलब पता होगा, तब तो आप कर पाएंगे। यही मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर आप अच्छे से कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आ जाते हैं अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारा एक पेड़ है, अब अचानक आंधी आती है, और आंधी आने से पेड़ क्या होता है, पेड़ का कोई बीच वाला यहां से कहीं हिस्से से टूट जाता है। इस तरह से मान लेते हैं पेड़ का इतना हिस्सा टूट गया, ठीक है। अब इतना हिस्सा टूट करके इस तरफ मुड़ जाता है, टूटने के बाद इस तरफ मुड़ जाता है। ये हिस्सा जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, ये अब यहाँ नहीं रहा, अब टूट करके इस तरह से मुड़ के गिर जाता है नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से पेड़ आपका गिर जाता है। यही प्रश्न कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर कौन है, यही है ना ऊपर, शिखर बताया ना मैंने, शीर्ष ऊपर वाला, ठीक ना। पेड़ का जो शिखर है, और वो शिखर क्या हो जाता है, जमीन को छूने लगता है। ये देखिए, ये वाला जो शिखर है अभी नहीं है पेड़, समझ लीजिए। डैश डैश बनाने का मतलब है कि पहले इतना था, लेकिन अभी टूट के कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, और ये शिखर कहाँ टच हो रहा है, जमीन पे टच हो रहा है, दिख रहा है। ये शिखर जो है जमीन को टच हो रहा है दोस्तों, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये जमीन को टच हो रहा है शिखर, और कह रहा है जब जमीन को टच हो रहा है तो इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कहता है ये जो पेड़ का पाद बिंदु है, ये जो पेड़ था, पेड़ का पाद बिंदु कौन है, यही नीचे वाला ना, पेड़ के पाद बिंदु और जहां पे जमीन पे छुआ हुआ है, इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। तो बताइए पेड़ की लंबाई कितनी है, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी थी टूटने से पहले। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, एक यहां से यहां जब अभी जितना खड़ा है इसे यच कह लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जो अभी तक खड़ा है।
और बाकी जो इतना टूट के गिरा है ये टूट के कहाँ गया, ये टूट के मुड़ गया, ये बन गया है ना, इसे नाम दे देते हैं y। ठीक है दोस्तों, h और y, इसे x भी कह सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे x हम नाम दे देते हैं, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को नाम दे देते हैं x। अब जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप इसका वैल्यू पता लगा ले और इसका वैल्यू पता लगा ले, दोनों को जोड़ दें तो a और ये मिल के ये क्या है, एक्चुअली ये पेड़ ही तो है ना जो पहले था, यहाँ ये मुड़ गया है ऐसे, तो इसका और इसका अगर दोनों की लंबाई पता लगा करके दोनों को जोड़ दें तो कुल ऊंचाई पता चल जाएगी पेड़ की। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका और इसका यूज कर लेते हैं, यानी लंब और आधार का। तो लंब और आधार किस में मिलेगा, टेन थीटा में मिलेगा। किस में मिलेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, यहाँ रख देंगे 30। लंब के जगह पे कितना है h, आधार के जगह पे 8। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो कितना हो गया h बराबर 8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा, 8 का इधर गुणा करेंगे, 8 × 8√3 बराबर h का वैल्यू तो मिल गया 8/√3, लेकिन x का भी वैल्यू चाहिए, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तब ना कुल ऊंचाई पता चलेगी पेड़ की। तो h का वैल्यू निकालने के लिए इस बार क्या करते हैं, इसका और इसका यूज कर लेते हैं, यानी इसका यूज कर लेते हैं, या इसका कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो निकल ही गया हमारा। ये क्या है, लंब है और ये कड़ है। लंब और कड़ किस में मिलता है, साइन थीटा में। तो आप साइन थीटा यूज कर लीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब क्या है h, कड़ कितना है x, थीटा कितना हमारा 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, h बराबर हो गया x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, तो x का इधर आ जाएगा, तो x बन जा x होगा, 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2h हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया x बराबर हो गया 2 × h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8/3, 8/√3, तो h हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16/√3 हो जाएगा। ये x हो गया वैल्यू और ये हो गया h। हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई को हम कैपिटल H कह लेते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये h और x दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा h + x। तो h का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा नीचे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइन खींच के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, h + x। तो h का वैल्यू कितना है दोस्तों, h का वैल्यू है 8/√3 प्लस x कितना आया है दोस्तों 16/√3। अब बताइए √3 सेम है ना, प्लस हो रहा है तो क्या होगा, नीचे सेम रहता है तो उतर जाता है, और ऊपर में क्या बचा 8 + 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 16 और 8 हो जाएगा आपका 24/√3। अभी मैंने पहले क्वेश्चंस में सिखाया था कि कैसे पता लगाए कि परिमेयकरण कब होगा और कब नहीं, तो आपको बताया था ना। अब बताइए 3 24 को काट लेगा या नहीं, तो कट जाएगा 3 के पहाड़े में, ठीक ना, तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा। तो √3 ऊपर में भी, √3 नीचे में, परिमेयकरण का मतलब यही होता है। अब गुणा करें तो 24/√3 को √3 से हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, केवल √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 3 बचेगा, रूट हट जाएगा, 3 × 8 = 24, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8√3 मीटर आ जाएगा। तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा पेड़ का, 8√3 मीटर होगा। अगर आप इसे डेसिमल में लाना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.732 और गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में डेसिमल में जब कहे लाने को आंसर तभी लाइए, नहीं तो ज्यादातर रूट में ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आंसर ज्यादातर बुक में आपको रूट में ही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरह का भी प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में फंसेगा तो आप बेहतर कर लेंगे। अब सवाल के लेवल को थोड़ा सा हाई करते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। पहला और दूसरा भी है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन वो 1 या 2 नंबर में फंसेंगे क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो बड़े मार्क्स में फंसते हैं 4 नंबर में, वो प्रश्न ये सब है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखिए कह रहा है ये हो गया भूमि, हो गया हमारा भूमि के किसी एक बिंदु से भवन के, ये हो गया भवन मान लीजिए, ठीक ना, ये हो गया, ये बिंदु ले लेते, बहुत दूर नहीं लेंगे, ठीक ना, ये बिंदु हो गया, ये आपका क्या हो गया भवन, ठीक ना। भवन के शिखर, ये हो गया भवन का शिखर, ठीक ना। भवन के शिखर पर क्या लगी है, एक संचार टावर लगी है। जैसे होता है ना किसी भी जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया, टावर बहुत लोग सिटीज एरिया में जाएंगे देखेंगे तो क्या कहते हैं, बहुत लोग छत पे ही लगा रहता है। तो उसी तरह से इसके भवन के शिखर पर क्या है, एक संचार टावर लगा हुआ है इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से क्या लगा हुआ है दोस्तों, इस तरह से संचार टावर लगा हुआ है, या संचार मीनार के तल, मीनार का तल कौन है, नीचे वाला, और मीनार का शिखर कौन है, ऊपर वाला।
ये हो गया ना संचार टावर का तल, ये हो गया नीचे वाला, और ये हो गया उसका शिखर। ये पॉइंट और इस पॉइंट से जब उन्नयन कोण देखा जाता है इस पॉइंट पे, ठीक ना, भूमि के किसी एक पॉइंट पे, एक इसका उन्नयन कोण तल वाले का और एक इसके शीर्ष वाले का उन्नयन कोण, दोनों का देखा जाता है तो क्रम से कितना है, एक 45 और एक 60 है। इतना तो आपको पता होगा कि 45 कौन होगा, कम वाला, ठीक है, और 60 कौन होगा, ज्यादा वाला। ये हो गया। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितना है। मीनार कौन है, यही है ना संचार टावर, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। और नीचे वाला तो पता ही है कितना है, भवन कितना है, 20 मीटर है। ये हो गया 20 मीटर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरह का प्रश्न आपको दे दे दोस्तों तो डायग्राम कैसे बनाना है ये भी बता दिया मैंने। सबसे बड़ी चीज है डायग्राम। अगर आप चित्र अच्छे से बना लेते हैं तो कैलकुलेशन अच्छे से आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले इसे सॉल्व करना है तो नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी। अब सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे या अंदर छोटे वाले को। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले छोटे वाले को लीजिए। किसको, छोटे वाले को। तो यहाँ पे देखिए आपको भला ही ये नहीं पूछा है लेकिन मजबूरन इसको निकालना पड़ेगा। इसको अभी नाम दे देते हैं, मैं एक्स दे देता हूँ, ठीक ना, ए से बी की दूरी को। ठीक है, भला ही ये नहीं पूछा है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि जरूरत पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले छोटे वाले को लेते हैं। छोटा वाला कौन है, यही है ना जो 45 डिग्री है। ए बी सी, यहाँ से यहाँ क्या माना है हमने, एक्स। ये कितना दिया है, 20। ये क्या है, लंब है और ये आधार। लंब और आधार का जिक्र हुआ है तो लंब आधार किस में मिलेगा, tan थीटा में। तो हम कौन से त्रिभुज को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या ले लीजिए, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास, 20, आधार क्या है, x। और थीटा की जगह पे कितना है आपके पास, 45 डिग्री है। tan 45 का वैल्यू होता है 1। ये हो गया 20 बटा x। x इधर आ जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 20। 1 लिखने की जरूरत नहीं है सामने में, तो 20 मीटर आ गया। यानी ये बंदा जो भी देख रहा है यहाँ से यहाँ तक इस टावर को, वो 20 मीटर दूर खड़े होकर के देख रहा है। ठीक है, ये तो पता चल गया। जबकि हमें x पता नहीं लगाना है। अब कहेंगे तब निकाला क्यों सर ने आप, देखिएगा जब h निकालेंगे तो जरूरत पड़ेगा x का। ठीक है दोस्तों, अब आती है बारी h निकालने की। उसको निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल यूज कर चुके हैं, अब 60 वाले का यूज करेंगे। तो 60 वाला क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल है। देख लीजिए इसके एंगल को, इस वाले लाइन को टच कर रहा है और ये हो गया ये बड़ा वाला। तो ये हो गया आपका बड़ा वाला। तो ये तो दोनों ए बी, ये तो सेम है एक्स, लेकिन हाइट बढ़ गई है। देखिए हाइट क्या हो गई, अब टोटल हो गया है। टोटल हुआ है कि नहीं, इसमें 20 भी हो चुका है और एच भी, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल हाइट, एच प्लस 20 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों। और एंगल कितना अभी इस बार 60 डिग्री। फिर भी तो अभी देखा जाए तो इसमें लंब और आधार का ही जिक्र हुआ है। इस ट्रायंगल का नाम क्या देंगे, ए बी, और ऊपर वाले को डी। तो हम लिखने वाले हैं ट्रायंगल ए बी डी में कौन सा यूज कर रहा हूं, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है दोस्तों। यहीं पे कर देता हूं मैं, इसको दोबारा आप मत बनाइएगा ट्रायंगल, आपको समझाने के लिए बताया हूं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, tan थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा 60, लंब लंब की जगह पे हो जाएगा h प्लस 20 बटे आधार की जगह x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर हो जाएगा h प्लस 20। x का वैल्यू हमें पता है दोस्तों, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो हटा के x को कितना रख देंगे 20। अब इसका h का वैल्यू निकालना तो h को क्या करना होगा, अकेला करना होगा ना। तो ये नीचे में बटे में जो 20 है इधर आएगा, क्या हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा, क्योंकि अंदर गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, इसलिए नॉर्मल लिखना पड़ेगा। बराबर क्या बचा, h प्लस 20 बचा। अब ये प्लस 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -20 बराबर क्या हुआ h, क्योंकि प्लस वाला 20 इधर आके -20 बना लेगा, चिन्ह बदल जाता है बराबर के इस तरफ आता है तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचा √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा बराबर h। यही आंसर आएगा। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने हाइट निकाल लिया। तो मीनार की जो हाइट है, ठीक है, जो पूछा है ना मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 20 √3 - 1 मीटर लगा देना होगा। ठीक है, अतः करके हम लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 20 √3 - 1 होगा। बताइए समझ आया कि नहीं दोस्तों। अगर यहीं पे अगर कह देता कि इसको दशमलव में लाइए तो दशमलव बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 की जगह क्या लिख देंगे 1.732 लिख देंगे। 1.732 लिख देंगे, उसमें से 1 हटा देंगे, बाकी जो भी आंसर आएगा उसका 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको फिर से दोहरा देता हूँ अपनी बातों को कि दशमलव में ज्यादातर आंसर नहीं पूछेगा, आपको रूट में ही ज्यादातर पूछता है। बताइए दोस्तों यहाँ तक समझ आया कि नहीं। देखा कितनी आसानी से आप कर सकते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, इससे बड़े ही ध्यान से देखें और ईमानदारी से देखें, क्योंकि यह प्रश्न बहुत वाकई में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काफी बार एग्जाम में फंसता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि हमारे पास एक मीनार है और एक भवन है, ठीक ना। जैसे हो गया हमारा जमीन, एक तरफ क्या है हमारा, ये हो गया भवन, और एक तरफ क्या है दोस्तों, इस तरह से हमारे पास मीनार है। क्या है,
मीनार। अब देखिए यहाँ पे क्या कही गई है बातें, कह रहा है किसी मीनार के पाद बिंदु, मीनार कौन है ए, मीनार का पाद बिंदु कौन है ए, मीनार के पाद बिंदु और भवन का शिखर, ये हो गया भवन का शिखर। यहां से देखा जाए तो इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। देखा कितनी आसानी से डायग्राम बना रहा हूं, एक एक चीजों को पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, क्योंकि डायग्राम अगर अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा तो सवाल कैसे करेंगे आप खुद सोचिए। फिर बारी आती है, वही उल्टा कर देता है इस बार कहता है भवन के पाद बिंदु, ये हो गया भवन का पाद बिंदु, और मीनार का शिखर, ये हो गया मीनार का शिखर। यहां से जब देखा जाता है तो इसका उन्नयन कोण कितना मिलता है 60 डिग्री मिलता है, कितना 60 डिग्री। और कह रहा है अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो बताइए भवन की ऊंचाई क्या होगी, यानी यच पूछ रहा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दो ट्रायंगल बन चुका है, एक ए वाला जो आपको इधर से देखने पे 30 डिग्री वाला है, जो कि ये यच है, यही निकालना है हमें। यहां से यहां तक नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे एक्स, यहां से यहां तक को क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। नेमिंग करना चाहे तो कर सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक है, फिर उसके बाद क्या है, एक ए बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल जो यहाँ पे है, ये हमने क्या माना है, इसको बी और सी है, ये इसको हमने माना है एक्स, जो कि ये है, ये भी बी और सी ही है, ये क्या है आपका डी है, यहाँ पे क्या है ए है, और ये 50 दिया हुआ है और यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। तो इसमें देखा जाए तो पहले हमें क्या करना होगा, एक्स निकालना होगा। अगर किसी तरह एक्स का वैल्यू निकल जाए तो एच का वैल्यू निकालना आसान होगा। तो सबसे पहले कौन से ट्रायंगल को लेंगे हम, 60 वाले को। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, तो क्या ले लेंगे दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे पास 50, आधार क्या है दोस्तों एक्स, थीटा की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3, हो गया 50 बटा एक्स, ठीक है दोस्तों। x इधर ले आएंगे, √3 को यहाँ ले जाएंगे तो x अकेला हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 बटा √3, ठीक है। x इधर ले आया और √3 को इधर ले गया, ठीक है। अब x का वैल्यू आ चुका है, लेकिन x तो निकालना है नहीं हमें निकालना क्या है h का वैल्यू। देखिए कितना आसानी से होगा आंसर, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हो चुका। अब हम लेने वाले हैं ए वाले ट्रायंगल को, यहां से हमारा निकल जाएगा एच। तो हम कौन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बी सी डी की, यानी इसकी बी सी डी की, ये वाले भवन वाले की। तो हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी में क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है एच, आधार कौन है एक्स, थीटा कितना है इस बार 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, एच नहीं मालूम, एक्स तो पता चल चुका है, एक्स कितना 50√3, लेकिन अभी नहीं लिखते हैं, ऐसा ही रहने देते। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x/√3, और यहाँ आ जाएगा अकेले में एच। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा दोस्तों। अब x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू कितना है 50√3, तो x की जगह पे लिख देंगे 50 बटा √3, और टोटल के नीचे क्या है √3, ठीक है दोस्तों, बराबर एच। अब देखिए ये तो बटे में है ना 50 बटे √3, लेकिन ये √3 तो अकेला है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जब बटे के नीचे होता है तो ऊपर वाला सेम उतारते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है √3/1 है ना, 1 नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया मैंने, अब ये पलट जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 50 बटा √3 खत्म हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, तो एच इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा 50 बटा 3। अब इसे आप डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इसे कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। यह प्रश्न हल्के में न लें, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, बहुत ही कीमती प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है समंदर से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ये जो समंदर है मान लेते हैं हमारा समंदर है, यहाँ पे क्या है 75 मीटर ऊंचाई पर क्या है एक इस तरह से हाइट है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। इस लाइट हाउस पर मान लीजिए कोई एक लड़का खड़ा है और वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, और दो जहाज इस तरह से लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही हैं धीरे धीरे, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है समान चाल से, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी क्षण यानी किसी समय ये बंदा लाइट हाउस के ऊपर से दोनों नाव को देखता है। तो एक बार जब पहली वाली नाव को देखता है, यानी यहाँ ये हो गया, सीधा ही ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया, यहीं से एंगल बनेगा। जब यहाँ से यहाँ इस वाले को देखता है कुछ इस तरह से, तो एक अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री पे। कितना बनता है दोस्तों 30 डिग्री पे। फिर यहीं से जब इस वाले को देखता है, पीछे वाले को इस तरह से, तो इसका अवनमन कोण होता है 45 डिग्री। अब बताइए दोस्तों, तो अवनमन कोण 30 डिग्री वाला जो बनेगा यही है ना आपका, ये 30 डिग्री पीछे वाली नाव को, और जो आगे वाली नाव है उसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है, क्योंकि ज्यादा कौन है 45 ही है ना। तो
ये हो गया यहाँ पे, अब वो 30 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ये नाव एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, ये दूरी पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसे x मान लिया, भला ये नहीं निकालना है लेकिन मजबूरन हमें इसको लिखना पड़ेगा। जैसे इसे अभी फिलहाल हम नाम दे देते हैं y नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे नाम दे देते हैं बिंदु a b c और d। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल को या छोटे वाले? तो मैंने बताया ना सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लेना चाहिए, यानी 45 वाले को हम लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अगर कभी कंफ्यूज हो तो याद रखिएगा पीछे वाला हमेशा कम रहता है और आगे वाला ज्यादा रहता है, क्योंकि आगे बढ़ने पे क्या होगा, एंगल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह दिख रहा होगा, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ हमने y मान लिया और ये आपका 75 है, ठीक ना। तो y निकालना जरूरी है ताकि हमें x निकाल सके, ठीक है। तो आइए हम 45 को लेते हैं। तो हम लेते हैं ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं दोस्तों, BCD। हम लिखेंगे ट्रायंगल BCD में। अब BCD में हमने क्या लिया, ये लंब है और ये आधार है, यानी फिर से टेन थीटा यूज होगा। टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 45, लंब की जगह पे है 75, आधार की जगह पे है y, ठीक है दोस्तों। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, तो आ गया 75 बटा y। y इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है। यहाँ का वैल्यू मिल गया। अब लेंगे 30 डिग्री। जब हम 30 डिग्री लेंगे तो आप बड़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि जब हम 30 डिग्री वाला लेंगे तो यहाँ से टोटल आ जाएगा, आएगा कि नहीं। देखिए इस पॉइंट से अगर हम लेंगे 30 डिग्री तो ये तो हो गया 75, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल आ रहा है कि नहीं। देखिए 30 डिग्री जब हम ले रहे हैं तो ये वाली लाइन यूज हो रही है, ये वाला दिख रहा है नहीं आपको। तो ये वाला जब लाइन यूज हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़ा ट्रायंगल यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये और ये टोटल जुड़ जाएगा इस बार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ACD की। तो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो दोनों जुड़ के क्या बना लेगा x प्लस वाई। जब हम बड़े वाले को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी हो जाएगा ना x प्लस वाई। देख लीजिए आप खुद ही, यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं। तो हम ये टोटल ले लेंगे। तो हम ले रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ACD में। ये क्या है आपका 30 डिग्री है। तो क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या, थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है 75, आधार कितना है x प्लस वाई। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 बटा x प्लस वाई। अभी फिलहाल हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना x है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा तो 1 के साथ गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर डायरेक्ट कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अब √3 का उधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर होगा। अब बारी आती है x का वैल्यू निकालना, तो y को उधर भेज देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3। अब ये प्लस y है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस y, ठीक है। जगह नहीं है यहाँ कर दे रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 75√3 माइनस वाई। वाई का वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना 75 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे y की जगह पे 75। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, 75 कॉमन हो जाएगा। जब 75 कॉमन लेंगे तो बचा क्या √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर आएगा, मीटर में लिख देंगे। तो देखा जहाज की दूरी कितनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है 75 √3 माइनस 1 है दोस्तों। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इस चैप्टर को किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में फंसते हैं दोस्तों तो जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं करीबन इसके 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताऊंगा, जो कि बहुत ही काफी बार बोर्ड एग्जाम में फंसा है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों।